अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब आतिफ़ और आप देख रहे हैं ज़ैनब ज़ोन। आज हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वेंचर कैपिटलिस्ट एंड सोशल एंटरप्रेन्योर और यूके में मुकीम हैं कामरान एजाज़ साहब हैं। आइए मिलते हैं और कामरान एजाज़ साहब से उनकी जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर। आई नो आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम टू कम अलोंग एंड हैविंग दिस कप ऑफ टी विद मी। थैंक यू। कितने साल हो गए आपको यूके में? मुझे about 25 इयर्स हो गए हैं यूके के अंदर। मैं एज स्टूडेंट गया था, वहाँ पर जाके पहले एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद कुछ छोटी मोटी जॉब्स की वहाँ, पैटी जॉब जो ऑड जॉब्स होती हैं। देन सून आई रियलाइज कि मुझे जो है ना कुछ अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और फिर देन आई स्टार्टेड माई बिज़नेस देयर। मैंने स्पोर्ट्स शूज़ का काम स्टार्ट किया वहाँ पे एंड अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने कामयाबी दी। वी इवेंचुअली स्टार्टेड फर्म जहाँ पर हम प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं लंदन के अंदर। तो पिछले तकरीबन 15 ईयर से अब मैं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के काम में हूँ। सर आपने अपने जो आपका जर्नी था उसमें यूके का इंतखाब भी क्यों किया? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही इस मुल्क के अंदर बहुत अच्छी, लेकिन आपका बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। मेरा कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था यहाँ से, पाकिस्तान से। ऐसा नहीं था कि मेरे वाले साहब को बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे या बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक बिल्कुल आम से दुकानदार थे नारकली के, लाहौर के। तो हमारे पास तो चॉइस नहीं थी कि हमने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अप्लाई किया तकरीबन सब मुल्कों में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, लेकिन जवाब पहला यूके से आया और जवाब यूके से आया तो उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया तो यूके का वीज़ा लग गया। तो ये एक ऐसा चॉइस नहीं थी बाय चॉइस, ये अल्लाह ताला ने इसी तरफ डायरेक्शंस की तरफ चीज़ें जा रही थी तो फिर यूके पहुंच गए। सही। यूके पहुंच के कैसा लगा? हाउ वाज द फर्स्ट इंप्रेशन ओवर देयर? यूके जो है ना, वो जब आप जाते हैं, ख़ासतौर पर मेरे साथ तो ये था कि वहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था पहले। सही। तो जब नई कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ जाके बहुत से चैलेंजेस आते हैं आपको। मुझे भी जाके वो चैलेंजेस आए। मुझे पहले 3-4 मंथ्स में कोई जॉब नहीं मिली। वहाँ जाके मेरे लिए पढ़ाई करना, साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को मीट करना, क्योंकि थोड़े बहुत आप एक्सपेंसेस पाकिस्तान से ले जाते हैं, बट देन वहाँ जाके आपको कुछ अरसे के बाद ये फील आती है कि ये पैसे जो हैं ख़त्म हो गए हैं। अब वो पैसे आपने जनरेट करने हैं वहाँ रह के। तो वो मुश्किल था टाइम थोड़ा सा, जिसके अंदर मुझे फिर ओबियसली स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन ये अल्लाह ताला ने साथ दिया और वो टाइम गुजर गया। सो यू वर सिंगल एट दैट टाइम? नहीं, मैं शादीशुदा था। अच्छा। आई वाज मैरिड। मेरी एक बेटी भी थी और मैं वो यहाँ थे, बच्चे पाकिस्तान में थे, बेगम यहाँ थी, मैं अकेला गया था वहाँ पर। फिर दो साल के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था। सही। तो सर कौन सा बिज़नेस अभी आपने बताया आपने शुरू किया जो? जी मैं वहाँ प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस कर रहा हूँ अभी 15 ईयर से। और फर्स्ट बिज़नेस जो आपका था? फर्स्ट बिज़नेस स्पोर्ट्स गुड्स का था। स्पोर्ट्स गुड्स। हाँ, वहाँ पर हम इंपोर्ट करते थे डिफरेंट ब्रांड्स यूके के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट का कल्चर इन है। लोग फुटबॉल्स को, डिफरेंट गेम जितनी भी वहाँ है ना, वो सारी प्ले करते हैं एज हॉबी के तौर पे भी और अपने आप को फिट रखने के लिए भी। तो फिर ये कि उसकी मार्केट काफ़ी वसी थी, तो मुझे चांस मिला कि उसमें एक एंट्री पॉइंट मैंने देखा कि यहाँ पर इस मार्केट में एंटर हुआ जा सकता है। तो मैंने फिर उसको एज ए प्रोफेशनल के तौर पे और फिर बाद में बिज़नेस के तौर पे अपनाया। सही। और उसके बाद आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आ गए? जी। तो ऑल ओवर आप यूके करते हैं या कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं? नहीं, मैं सिर्फ लंदन को करता हूँ। मुझे लगता ये है कि काम वहाँ करना चाहिए जहाँ पर आपकी बेस ज़्यादा मजबूत हो। और अगर आप ज़्यादा स्प्रेड आउट कर लेंगे अपने आप को तो फिर कंट्रोल इश्यूज़ आएंगे। तो मैंने अभी फोकस किया हुआ लंदन के अंदर। अभी लंदन इतना बड़ा शहर है, जिस दिन वो फतह होगा तो फिर आगे जाएंगे कहीं। अभी लंदन को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो काफ़ी वहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर इसके अलावा पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके चलते रहते हैं, आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो जो चल रहा है वो ये है कि मैं तकरीबन कोई 20 साल से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। तो मैं उसी को टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं कुछ अर्सा पहले तक यहाँ बिज़नेस कर रहा था पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टी का, लेकिन कुछ ऐसे मुल्क के हालात हैं कि अभी वो मैं उनको स्टॉप किया चीज़ों को। तो अभी यहाँ कोई बिज़नेस नहीं कर रहा है सच, लेकिन ये कि फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है, जो सोसाइटी को हमने पे बैक करना है यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को कामयाबी दी है तो उसको वो शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ, जो आपके लोग जो इस जर्नी का पार्ट थे। तो जो इलाका जो मैं जहाँ पैदा हुआ था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जिन लोगों के साथ मैंने टाइम गुजारा है, वो सब इस जर्नी का पार्ट है। तो मैं उनको भी एम्पावर करना चाहता हूँ सबको। तो मैं बस इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी।
सर आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं, कोई रोड शो भी आपने किया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, व्हाट वाज दैट? देखिए, मैं जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ आपदा इजाज़ फाउंडेशन, ये आपदा मेरी अम्मी का नाम है, इजाज़ मेरे वालिद साहब का नाम है, तो उन्हीं के नाम से ही मैंने फाउंडेशन जो है बनाई हुई है। इसके अंदर हम काम उस इलाके की जो ये अमीन पारा के इलाका लाहौर का, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। उस घर में मैं पैदा हुआ था, मेरे सारे बहन भाई भी उस घर में पैदा हुए, मेरी अम्मी की शादी होकर उस घर में आई, तो बड़ी हमारी एफिलिएशन थी उस घर से। तो जब बात ये आई कि जब हम सब लोग सेटल होके बाहर सेट हो गए, भाई सारे हम निकल आए उस इलाके से, तो भाई घर जो था उसकी बात आई कि सेल कर दें। तो मैंने फिर अपने भाइयों को कहा कि यार सेल करने की बजाय ना इसको हम वक्फ कर देते हैं, तो मैं तुम लोगों को अगर पैसे चाहिए तो दे देता हूँ और तुम लोग इसको शेयर दे दो, तो इसको हम डोनेट कर देते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ अपने काम ले, यहाँ पर इस बिल्डिंग से, इस घर से। तो फिर ये ख्याल के साथ ही ना वहाँ फिर हमने डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। हमने वहाँ पर डिस्पेंसरी एक बनाई जहाँ पर हमने 3 फुल टाइम डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हायर की। वहाँ पर जो गायनी है और जो ख़ास तौर पे औरतों के मसाइल हैं, बच्चियों के मसाइल हैं, वो वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं उस घर में हाँ, उस घर में जो है ये एक शोबा है। उसके अलावा वहाँ पर हमने बनाया फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल, जहाँ पर हम बच्चियों को ये सिखाते हैं कि वो कपड़े जो हैं वो किस तरह मोर फैशनेबल तरीके से सी सकती हैं, और उसके ऊपर छोटी मोटी जो आजकल मशीन्स हैं उनके ज़रिए से कढ़ाइयाँ किस तरह कर सकती हैं। तो वो उनको मतलब वैल्यू एडिट कर सकती हैं प्रोडक्ट में। एक कपड़ा लेके उसका अच्छा डिज़ाइन करें, अच्छा स्टिच करें और वैल्यू एडिशन करके बेच दें, या ये सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर दें। इसी तरह वहाँ पर हमने एक स्कूल बनाया जहाँ पर हम बच्चियों को कटिंग सिखाते हैं, हेयर कटिंग किस तरह करनी है, और ये जो सेल्फ ग्रूमिंग की जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, पेडिक्योर, मैडिक्योर एंड फेशियल्स, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सिखाते हैं। इसके अलावा फिर हमने वहाँ जो इस वक्त मेरा हार्ड कोर्ट, जिसमें मेरा अपना दिल बहुत ज़्यादा करता है कि मैं काम करूँ और मैं चाहता हूँ कि वो शोबा बहुत ज़्यादा फले फूले, वो है कि हमने आईटी सेंटर एक बनाया वहाँ पे। उस आईटी सेंटर में हम बच्चियों को 1 साल की कोर्सेज करवाते हैं, 1 ईयर्स के, 3 मंथ्स के 4 कोर्सेज वो करती हैं। तो 1 ईयर के बाद हर बच्ची जो है ना, जो हमारे वहाँ से निकलती है, वो कुछ कमा रही होती है। तो हम उनको तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो कुछ अर्न न करे ऑनलाइन। तो ये बेस करता है कि वो बच्ची के बस की कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, उसके ऊपर हम हमारे जो मेंटोर्स वहाँ हैं वो नज़र रखते हैं कि बच्ची किस चीज़ में अपने जो है ना ज़्यादा बेहतर है, उसको फिर हम किस में और जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं उस सेट के अंदर, तो फिर उसको सारे उसका सेटअप करना कि किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, किस प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देनी है, फिर पेमेंट्स किस तरह रिसीव करनी है, और फिर वो काम को डिलीवर किस तरह करना है, आफ्टर सेल किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। तो वो हम इस वक्त फ्री ऑफ चार्ज बच्चियों को वहाँ सिखाते हैं, उनको उनकी हेल्प करते हैं। ज़बरदस्त। तो बहुत सी जर्नी जो बच्चियों ने वहाँ की है हमारे साथ, अब माशाल्लाह बहुत घर में बैठ के वो अपने टाइम के अंदर इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं, बड़ा अच्छी तरह कमा रही हैं। तो सर एस्टिमेटेड कितने स्टूडेंट्स आपकी जा चुकी हैं और कितने अभी करंट चल रहे हैं स्टूडेंट्स हैं? ये तकरीबन एज सेट के तकरीबन 15 साल से ये चल रहा है हमारा। तो ये प्रोग्राम जो है ये इसको गुड 10 ईयर्स हो गए हैं इस टाइम तक, और हर साल हम तकरीबन इसमें 30 के करीब बच्चियाँ जो है ना वो इतनी होती हैं जो हमारे बैच से निकलती हैं। तो ये अब लगा लें 300 बच्चियाँ हैं इस टाइम पे जो अभी तक जा चुकी हैं वहाँ से। और ये वो बच्चियाँ थी, ये भी आपको मैं बताऊँ कि हम वहाँ पर दाखिला तो हमारा का तरीक़ेकार ये है कि कोशिश ये होती है कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो घरों में जाएं, लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपनी बेटियां जो घर में बैठी हैं शादियों के लिए, FA किया, किसने BA किया है, और हम जाके पूछते हैं अच्छा आपकी कितनी बेटियां, कहते हैं 4 बेटियां हैं, क्या कर रही हैं ये, तो कहते हैं शादी का इंतज़ार कर रही हैं, इस अच्छे रिश्ते की तलाश में है, बस ही माँ के साथ हाथ बटाती हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, माँ के साथ हाथ बटाना भी ठीक है, शादी का इंतज़ार करना भी ठीक है, लेकिन आप इस बच्ची को जब तक शादी नहीं हो जाती हमारे पास भेज दें, हम इसको थोड़ी सी ये मजबूती दे देंगे कि ये अगले घर में जाके उस घर का एक बड़ा कारामद और ज़्यादा यूज़फुल पार्ट बन सकती है। तो ये इस सोच के साथ फिर हम उस बच्ची को जो है ना लेके आते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड, अगर कुछ बच्चियां तो पढ़ी लिखी भी नहीं ज़्यादा, तो फिर अगर वो नहीं होती तो फिर उनको जो मैंने बताया कि उनको कुछ स्किल्स सिखाते हैं। अगर थोड़ा सा नज़र आता है कि ये बच्ची कुछ काम कर सकती है, कुछ इंग्लिश बेहतर है, और अभी मतलब अगेन हमने ऐसी बच्चियों को भी ट्रेन किया है जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका जो था ना ब्रेन वो काफ़ी IQ हाई लेवल्स का था। तो उन बच्चों को भी हमने कंप्यूटर्स पे जब लेके आए
और सिखाई चीज़ें तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जी तो उनको स्किल सेट देते हैं एक। जी फिर वो जब जाती हैं अगले घर या अपने घर में भी, तो वो घर में उनकी इज्जत भी बढ़ती है बच्चियों की बिल्कुल, जाके। जी वो जी एक घर का रिस्पेक्टफुल पार्ट होती हैं, जो वो बर्डन फील कर रहे होते हैं पेरेंट्स भाई बैठ के घर में कि ये बेटी बैठी है अभी, ये मेरे पे बोझ है, मैंने इसका जहेज बनाना है। वो बच्ची खुद अपने घर में जाकर अपना जहेज बना रही और होती खुद है। भी स्ट्रांग फील करती है बच्ची भी। एब्सोल्युटली। जी, मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा भी हुआ कि वहाँ उस इलाके में हमने ये देखा कि अक्सर पाकिस्तान में असल में जो यंग फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है। जी, मतलब जी। लोग जो हैं, क्योंकि कुछ खुराक कुछ मौसम ऐसा है जी कि जो लोग हैं ना अब जवानी के अंदर भी फोत हो जाते हैं। जी बिल्कुल। मतलब 50s यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त एवरेज एज 48 ईयर्स है कि वो जी। लोगों को होताना हार्ट अटैक होते हैं, जी। जो बीमारियाँ यहाँ पर, वो उसकी वजह से लोग जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। अब जी। वो जो बच्चे उनके पैदा हुए हैं जो 20 साल की उम्र में, जब वो 50 साल में चले जाते हैं, जब वो 25 साल 30 साल की तो शादी हुई, जी। अभी बच्चा 15 साल का होता है जी। और माँ जो है बेवा हो जाती है। अब वो जो औरत है उसके लिए कमाना, उसने सारी उम्र का कमाया नहीं है, तो उसके जी। लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों की परवरिश कर कर सके। सके। और ऐसे भाई, अब जो जिस उस बंदे का जो भाई था उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 2 घर चलाए। बिल्कुल, बाप अपनी अगर जिंदा है फैमिलीज तो को उसके लिए भी मुश्किल से मैनेज करते हैं, तो सबको नहीं किया जा सकता। तो वो हमें वहाँ पर ये भी जब चैलेंजेस आए कि अब हम जो पहले हम सिखा रहे थे इन लोगों को जो सिर्फ बिल्कुल बच्चियाँ अभी यंग थी, फिर हमें चैलेंजेस आए कि कुछ बेवा थी, कुछ उसमें मुतलका भी थी, जी। कुछ ऐसी औरतें थीं कि जिन्होंने वैसे मतलब डाइवोर्सिस थी। जी, तो फिर हमने जी। उनको क्या किया कि, और फिर उनके बैकग्राउंड्स इस तरह के थे कि उन्होंने वो दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू लर्न अ वेरी एग्रेसिव स्किल, जी जी जी। कि आप उनको कुछ ज़्यादा नहीं सिखा एक सकते। एज स्टेज भी होती है, माइंड स्टेट भी होता है। जी। फिर उसमें हमने उनको कुछ सोचे कि इनको क्या कराया जाए, तो फिर हमें एक समझ आई कि कुछ लोगों को हमने ड्राइविंग सिखाई जी। कि वो ड्राइविंग सीख के एज ए ड्राइवर के तौर पे काम उबर कर सकती क्रीम हैं। हाँ जी, काफी उसमें से जी फिर अब काम लोग है। कुछ जो है वो अपना उबर क्रीम पे काम कर रही सही। हैं, कुछ जो है वो एज ए ड्राइवर के तौर पे लोगों के पास भी काम कर रही हैं, जिनकी बच्चियाँ कॉलेज जाना चाहती हैं जी। और वो यूनिवर्सिटी नहीं फील करते कंफर्टेबल के किसी मेल ड्राइवर के साथ भेजें, तो उन्होंने वो फीमेल एज ए फुल टाइम ड्राइवर हायर कर लिया, जी। उनको अच्छी पे कर रहे हैं मेल ड्राइवर से भी। जी तो जी। ये उनको एक स्किल मिल गई जिसकी वजह से उन्होंने फिर आगे। और पेरेंट्स के लिए भी आसानी होगी जो अवेल करना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी। जी। तो सर, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे इस सिलसिले में या आपके स्कूल में जाना चाहे तो कैसे रीच कर सकते हैं? ये आपदा इजाज़ फाउंडेशन आप सर्च करें ऑनलाइन, सही। तो आपको इसका फेसबुक, इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री नो ऑफ कॉस्ट। प्राइस। यस सही। यस। और सर, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है? हाँ जी, मेरा At this time, ये at जो this मेरी moment, मोटिवेशन थी जी। ना इसको बनाने की, वो ये जी। थी कि हमारे घर, मेरे वाले साहब करते थे रेडीमेड गारमेंट्स का काम। जी। तो रेडीमेड गारमेंट्स में ये होता था कि हमारे घर आते थे, उस जमाने में वो थान कपड़ों के रोल होते जी, थे, थान जी। बोलते थे, वो थान आते थे, जी। उनको हम कट करते थे, घर में औरतें आती थी, वो फिर ले जाती थी, उसको सी के लाती थी हमारे घर में। सही, जी। ये हमारे घर में एक छोटी सी फैक्ट्री थी, लेकिन उसमें होता क्या था कि जो तो कुछ स्किल थी औरतें, वो जी, ना जी। वो तो ले जाती थी, लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें आती थी जो कहती थी मेरी अम्मी को आके कि आप जो है ना हमें काम दें, लेकिन वो काम उनको आता नहीं था। दे जी। वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, जी, जी। लाइक अ यूजफुल, वेरी यूजफुल जी, पार्ट, जी। लेकिन उनके पास स्किल नहीं थी। फिर अम्मी क्या करती थी कि शलवारें जो थी ना वो किसी को दे देती थी, कमीज़ें किसी को दे देती थी। अब वो इसलिए देती थी कि शलवार में सीधी सीधी सिलाइयाँ होती हैं, तो कहती थी कि आसान है, तुम जी। इसको कर लो। जी। अब फिर उनको वो भी ख़राब कर लाती थी, फिर उनको बिठा के सिखाती थी, फिर 2 को कहती थी इनको सिखा दो, फिर वो कुछ दिन आती थी वहाँ पर, उनको मशीनों के ऊपर वो सिखाती थी कि इस तरह सिलाइयाँ करनी है, जी। इस तरह धागा निकल जाए, ये निकालना है, जी। धागा डल जाएगा, इसकी रील इस तरह बनानी है। तो छोटी छोटी ना वो बातें ये वहाँ बैठ के बताती थी। तो मैं जी। बचपन में देखता था कि अम्मी जी है ना ये इनको बैठ के सिखाती हैं, करना उसके बाद काम चाहती देती हैं, हैं। जी, अब जी। औरतें काम करना चाहती हैं, अमन जी। उसके बच्चे की फीस नहीं पूरी हो रही, उसका जो बाप है उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही। सर, कुछ औरतें पाकिस्तान में काम करती हैं और कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, स्पेशली फ्रॉम द फैमिली। फादर कहेंगे कि शादी के बाद करना, हस्बैंड कहेंगे कि तुमने काम करके क्या करना है, लेकिन एक अंदर की एक वेल होती है, अब कुछ करना चाहती हैं, वो क्या कैसे मैनेज करें, कैसे कुछ करें? ये देखें, ये ओवरऑल माशरे के अंदर ना चेंज लानी पड़ेगी थोड़ी सी माइंड सेट के अंदर, और कि जो मर्द हजरात हैं जिस भी वो कैपेसिटी में हैं वो ट्रस्ट करें अपनी औरतों के ऊपर, और औरतों को भी ये जो ट्रस्ट उनको मिले तो उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको उनके उस ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। Appreciate करें बल्कि। हाँ, जी। हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम रही है कि हमने चीज़ों को ना, वो जो पाकिस्तान में आपको पता है ये पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा था, और हिंदुस्तान में सत्य की रवायत थी कि औरत को मर्द के साथ जला दो, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि अगर औरत को ज़िंदा रहने का हक़ है कि उसका ख़ावंद फोत हो गया। तो इतनी ज़्यादा जब सबमिसिवनेस हो तो आप अगले दिन ये कहें कि अपना खाना खुद गर्म करो, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो हमने ये ग्रेजुअल चेंज जो
सैकड़ों सालों में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज आप इंटरव्यू कर रही हैं, पावरफुल हैं, अपने घर में आपकी इज़्ज़त है। इसी तरह ही जो है ना, ये हमें मैसेज को मज़ीद आम करना है कि अपने घर की औरत को एम्पावर करें, उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको इतना इनकरेज करें कि वो जो है ना कुछ आपके लिए प्रोडक्टिव, अपने घर के लिए प्रोडक्टिव कर सके। और फिर औरत को भी ये मेक श्योर करना है कि वो इस सोशल नॉर्म को, जो है ये टैबू बन गया कि जो औरत मजबूत होगी तो वो इंडिपेंडेंट होके खुद सर हो जाएगी, या अपने डिसीजंस को वॉलंटली लेना शुरू कर देगी, या माँ बाप के लिए कोई निजामत का बायस बनेगी। इस चीज़ों को उसको भी कंट्रोल करना है कि वो देखे कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ तो मेरी इज़्ज़त उससे ज़्यादा महफूज होगा जब मैं घर में होती है। उसके भाई को कॉन्फिडेंस हो, उसके बाप को कॉन्फिडेंस हो। तो ये चीज़ें बैलेंसिंग एक्ट है। दोनों की तरफ से बैलेंस चाहिए। हाँ, अगर हम इस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उसके साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि माशरे के नॉर्म्स को देखते हुए, हमारे इस्लामिक एथिक्स को देखते हुए, इस्लामिक वैल्यूज़ को देखते हुए हमने इसको बैलेंस किस तरह करना चाहिए। पाकिस्तानी कल्चर को भी जी, वही पाकिस्तानी कल्चर जो इंडियन ड्राइव्ड कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली उसमें इस्लाम का हिस्सा कम है। क्योंकि इस्लाम की तालीमात तो ये थी कि हज़रत खदीजतुल मुंतहा जो थी, उन्होंने 40 साल की उम्र में, जबकि वो खुद एक मुतलका थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एज एन एम्प्लॉई, एज ए पार्टनर काम कर रहे थे उनके लिए, और वो उनका काफ़िला लेके गए थे। और वो काफ़िले के दौरान जब उनके मैनेजर ने उनको रिपोर्ट दिया कि हज़रत खदीजतुल मुंतहा को कि वो बड़े अच्छे हैं और अपनी डीलिंग्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो इन खूबियों की वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ। प्रपोजल भेज दिया था। बिल्कुल, वो प्रपोजल किया और प्रपोजल एक्सेप्ट किया अल्लाह के नबी ने, और फिर उसके बाद वो मुसलमान हुई और इस्लाम को ताकत मिली उनसे। जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत अपनी का ऐलान किया तो तब खदीजतुल मुंतहा जो थी वो, क्योंकि एक बिजनेस वूमेन थी, उनका सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छा था। तो वो अगर क़ुव्वत इस्लाम को मिली है एक औरत की वजह से वहाँ पर, जो बिल्कुल इनिशियल डेज थे इस्लाम के, जब अगर वो कोई कमज़ोर औरत होती तो माशरे में मतलब ये कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती, और ये वो ताकत की वजह से थी उनकी, तो उसके अब फ़ायदा इस्लाम को, मज़हब को भी हुआ। तो ये देखेंगे अगर एक औरत एम्पावर होगी तो उसके घर को ताकत मिलेगी, उसके बच्चों को ताकत मिलेगी। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। अगर यही आज की औरत डिवोर्सी भी हो, 15 इयर्स ओल्डर भी हो, और वो कोई मैसेज भेजे, हाँ, तो यू नो कि आज भी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आज भी लोग उसको बुरा देखेंगे, उसे कहेंगे मतलब तेवज़ बोहतान लगाएंगे, गुमान करेंगे अपने दिमाग में, उसके मुतालिक गीबतें करेंगे उसके मुतालिक, और उसको एक मतलब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लोग सोच ही नहीं सकते कैसे हो सकता है। लेकिन ये हमारे इस्लाम में, हमारे नबी की उसवे हसना का हिस्सा है कि ये इस्लाम है। और आपको पता होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत सी औरतें बिजनेस वूमेन थी। मैं एक्चुअली सोच भी रहा हूँ एक किताब लिखने के ऊपर, जहाँ पर मैं सहाबा की औरतें और उस दौर के अंदर जिन जिन औरतों ने काम किए हैं और क्या बिज़नेस करती थी वो, उसके ऊपर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं किताब लिखूँ इस बारे में कि वो क्या बिज़नेस करती थी और वो बिज़नेस नॉर्म्स किस तरह थे, वो उस बिज़नेस को मैनेज किस तरह करती थी। तो अगर तब कर सकती थी औरतें वो बिज़नेस, और वो अच्छा कामयाब बिज़नेस वुमेन थी, तो आज की औरत को क्या मसला है? आज की औरत के पास तो वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उस ज़माने में एक औरत जो थी उसके घर सिर्फ गेहूँ आता था, जिसको उसने एक चक्की में डालना होता था, चक्की वो पीसती थी, आटा निकलता था, आटा निकल के वो घूमती थी, फिर रोटी बनती थी। अब आटा बना बनाया आता है, उसको मशीन में डालना है, उसने खुद ही गूंदने जाना है, और अब तो रोटियों वाली भी मशीनें आ गई जो रोटी भी निकाल देता है। तो औरत के पास एक टाइम बच गया ना। पहले जो आप जो कपड़े धोती थी उनका एक बड़ा मैनुअल तरीक़ेकार था, उसमें बहुत टाइम लगता था। अब तो ऑटोमेटिक मशीनें ऐसे फेंका, उसको चलाया, नंबर डाला और अब और उसमें टाइम ज़्यादा है, पहले से काफ़ी आसानी है। तो औरत के लिए टाइम ज़्यादा है ना। घर की हाउस होल्ड औरत के पास अगर पुराने ज़माने में 2 घंटे थे और उसमें वो बिज़नेस मैनेज कर रही थी, आज तो उसके पास 11 घंटे हैं अपने दिन के, तो वो मेरा ख्याल है घर बैठ के बहुत से काम कर सकती है। सर, एज अ पाकिस्तानी इमिग्रेंट यूके में बिज़नेस स्टार्ट करना ईजी जर्नी रहा? नहीं, बिज़नेस इज़ नॉट एन ईजी जर्नी। बिज़नेस के लिए सबसे पहली बात है आपको इंकरेजमेंट, खुद मोटिवेशन और मोटिवेटेड रखना, चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस के बाद जो फेलियर्स आते हैं उनको फेस करना, फेलियर्स के बाद फिर आपके जो मतलब ग्रोथ है उसको फिर आपने किस तरह सस्टेन रखना है। ये काफ़ी एक हेक्टिक चीज़ है बिज़नेस करना। बट ये कि जो इंग्लैंड का माशरा है या जो यूके है, ये सपोर्टिव है, ये आपके बिज़नेस को सपोर्ट करता है, आपको जो सिस्टम है वो सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट लेवल पे आपको सपोर्ट किया जाता है, तो फिर ये कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चैलेंजेस तो थे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर अप हो गए। सर, आप बिज़नेस के अलावा आपके हॉबीज़ क्या हैं? ट्रैवलिंग पसंद है आपको? जी, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं मतलब
समझता बल्कि एक्सेल मैं ट्रैवलिंग में ही होता हूँ और ट्रैवलिंग में मुझे मेरा पैशन भी है और मैं लर्न भी बहुत करता हूँ, तो इसलिए ट्रैवलिंग एंड रीडिंग मेरा दो मेनली मेरे हैं। रिसेंट ट्रैवल कौन सा था आपका? रिसेंट ट्रैवल में ये जो सेंट्रल एशिया के इस वक्त हैं 5 मुल्क जिन तान कंट्रीज़ कहते हैं, तो वहाँ पर मैं उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान और किर्गिज़स्तान वगैरह में वहाँ था। तो क्या एक्सप्लोर किया सर इन तान कंट्रीज़ में? तान कंट्रीज़ जो हैं बहुत नाइस हैं, बहुत अनटैप्ड हैं, रिसोर्सफुल हैं, पाकिस्तान के करीब हैं, मौसम भी ठीक है वहाँ पर, पाकिस्तान जैसे ही मौसम है, गर्मियाँ सर्दियाँ यहीं ऐसे मुल्कों की तरह ही हैं। और कुछ लैंड लॉक्ड हैं ये कंट्रीज़, तो यहाँ पर समुंदर नहीं है इन मुल्कों के अंदर इनमें से, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, बिज़नेस की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, तो इस नज़र से देखता हूँ कि वहाँ जाके कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वहाँ पे। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे इसलिए हैं कि हमारा बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा है जहाँ हमारी उनकी चीज़ें बहुत मिलती हैं। हम मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, हमारी लैंग्वेज से बहुत से वर्ड्स यहाँ से आए हैं। सर लंदन या लाहौर? मेरे लिए तो दोनों मेरे मुल्क हैं। लाहौर मेरा शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा बचपन गुजरा है, और लंदन जो है वहाँ पर हमने बिज़नेस किया है, बच्चे पैदा किए हैं, तो मेरे बच्चों का वो मुल्क है। तो हम लोगों के लिए तो दोनों ही कंट्रीज़ हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों जगह टाइम गुजारने को दिल चाहता है, तो मैं कोई एक सेलेक्ट नहीं कर सकता अभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों जगह ही मज़ा आता है। सही। सर अगर आपको अथॉरिटी दी जाए बिज़नेस वर्ल्ड में कोई एक चीज़ चेंज कर सकें, क्या करेंगे? मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा ट्रेड जो दुनिया की है ना वो डिफ़िकल्ट है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ज़्यादा हैं, कस्टमरी ड्यूटीज़ और कस्टमरी चीज़ें ज़्यादा हैं। मुल्कों को ख़ास तौर पे जो फूड ट्रेड है उसके अंदर इसको बिज़नेस की बजाय थोड़ा सा सिंपैथेटिकली देखना चाहिए कि जहाँ पर मुल्कों में ग़ज़ाई अजलास की कमी है वहाँ पर जिन मुल्कों में अबंडेंस है वहाँ से जा सकें। मसलन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है ना हर साल टनों के हिसाब से अपनी गंदम समुद्र में फेंकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास अगर बायर्स नहीं आते तो वो क्या करते हैं कि उसको वो समुद्र में फेंक देते हैं। सेम नॉर्थ अमेरिका जी और भी कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन भी इससे पहले करता था, अभी जंग से पहले यूक्रेन के अंदर भी यही था कि उनको अबंडेंस थी। और हम देखते हैं कि अजनास की कीमतें कई दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी दालें बहुत महंगी हैं और चीनी भी महंगी हुई थी यहाँ पे। इसी तरह जो छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया और घाना और इस तरह की कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ लोगों की बेसिक नीड खाना है तो खाना ही पूरा नहीं होता। तो इस चीज़ को जो फूड आइटम्स है ना, मैं ये करूँगा कि ईज़ी कर दूँगा कि जिन मुल्कों पर अबंडेंस है और जिनमें कमी है वहाँ पर उनकी जो ट्रेड है वो ईजी हो, तो ये मेरी कोशिश होगी। सर थैंक यू सो मच, आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं पाकिस्तान में भी। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much for having me, and it was really pleasure to have a conversation with you. Same here, sir. Thank you. उम्मीद है आप सबको भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।